फ्रेंड्स, इस बार जो CSIR नेट का पेपर हुआ था दिसंबर 2024, जो कि ऑब्वियसली 28 फेब को हुआ था, तो उसका पार्ट ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड का आता है, उसको आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, अ पर्सन साइकिलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एट इतना। ठीक है ना, यानी क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो कि साइकिलिंग कर रहा है। ठीक है ना, हम मान लेते हैं हमारे पास ये पर्सन है। ठीक है ना, हमारे पास पर्सन है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो जा रहा है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x है। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर मान लिए। ठीक है, कह रहा है पर्सन साइकिलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 1/5 डिस्टेंस इसने कवर किया। 1/5 डिस्टेंस मतलब इस पूरे डिस्टेंस का 1/5, दैट विल बी x/5 डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर उसकी समय क्या होगी, 452 pm। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 452 pm हो रहा है। ठीक है ना, उसने क्लॉक देखा, एट पॉइंट P कितने बज रहे थे, 452 हो रहे थे। ठीक है, अब उससे कह रहा है एंड हाफ एट इतना, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब यहाँ से लेकर के कह लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी x/2। इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट Q है, टाइम हमारे पास कितना था, 5:40 pm। तो आप लोग ऑब्वियसली बता सकते हो जो PQ है उस डिस्टेंस को आप यहाँ से निकाल सकते हो। PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, PQ डिस्टेंस विल बी AQ माइनस AP। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। ये पूरा कितना था, x/2 था, ये कितना था, x/5 था, तो x/2 में से x/5 माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, x/2 माइनस x/5, दैट विल कम आउट टू बी एलसीएम देखो 5 टू द 10, यहाँ पे देखो 5 माइनस 5x माइनस 2x, दैट विल बी 3x/10। दैट मींस हमको यहाँ पे मिल गया PQ डिस्टेंस कितना मिल गया, 3x/10 डिस्टेंस मिल गया, यानी ये डिस्टेंस पता चल गई। अब देखो यहाँ पे वो कितने बजे थे, 4:52 हो रहे थे, यहाँ पे कितने बजे थे, 5:40 pm हो रहे थे। तो निकाल लो यहाँ से 8 इधर और यहाँ 40, यानी 48 मिनट्स का यहाँ पे गैपिंग है। ये जो गैपिंग है कितने मिनट्स का है, 48 मिनट्स का ये गैपिंग है। ठीक है ना, 48 मिनट्स, यानी PQ डिस्टेंस ट्रैवल करने में, PQ डिस्टेंस का मतलब ऐसा समझ लो, PQ डिस्टेंस ट्रैवल करने में, PQ डिस्टेंस ट्रैवल करने में, कवर करने में इसको कितना मिनट लग गए, 48 मिनट लगे कि नहीं लगे। तो हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करने वाले हैं। तो PQ डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना मिनट लगा, 48 मिनट। PQ डिस्टेंस था कितना, 3x/10 था, तो इतना उसको कवर करने में कितना मिनट लगा, 48 मिनट लगे। ठीक है ना, अब मैं कह रहा हूँ QB डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना मिनट लगेगा, पूछ कर रहा है। देखो एट व्हाट टाइम विल ही रीच द डेस्टिनेशन, किस समय पे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हमको टाइम पता करना है, घड़ी में देख के बताना है कि यहाँ पे कितने बज रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3x/10 है तो हम लोग पता करेंगे सर यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 3x/10 डिस्टेंस कवर करने में उसको 48 मिनट लग रहा है, तो x डिस्टेंस कवर करने में उसको 48, इस टाइम को उधर बैठेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो उसको और यहाँ पे इसको फिर तो डिवाइड। ठीक है ना, क्या रहेगा, इतना मिनट। ठीक है ना, इतने मिनट्स लग रहे हैं, ये तो हमारे पास आया। अब देखो ये जो QB डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितना, अगर ये x/2 है तो ये भी कितना होगा, x/2 ही तो होगा। ये पूरा x था, ये x/2 है तो ये भी कितना बचा रहेगा, x/2 बचा रहेगा। यानी कि QB डिस्टेंस है हमारे पास, QB डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, QB डिस्टेंस जो हमारे पास है वो x/2 है। क्या है, x/2 डिस्टेंस है। अब देखो यही पूछ रहा है कि QB डिस्टेंस ट्रैवल करने में तो कितना समय लगेगा। QB डिस्टेंस ट्रैवल करने में देखो x डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना मिनट लग रहा है, तो x/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना लगेगा, इधर 2 से डिवाइड किया तो उधर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल कम आउट टू बी 3 × 2, कितना मिनट लगेगा, ऑब्वियसली कितना मिनट लगेगा, कर दो यहाँ पे ये आराम से 3 से कटेगा, 3 से 18 और यहाँ से 2 8 का, दैट विल कम आउट टू बी 80 मिनट्स। कितना, 80 मिनट्स, यानी इसको Q से लेके B तक जाने में कितने मिनट्स लग जाएंगे, इसको लग जाएंगे 80 मिनट्स। अब ये 5:40 pm पे था और 80 मिनट्स के बाद कितने बजे होंगे, तो देखो यहाँ पे ये है 5:40 और यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है कि 80 मिनट्स के बाद। तो आप लोग सिमिलरली इसको तोड़ लो, 60 मिनट प्लस 20 मिनट्स में, अगर इसमें 60 मिनट ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 60 मिनट ऐड कर दोगे तो जाएगा 640 और इसमें जब अगेन 20 मिनट्स ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7। मतलब
5:40 18 मिनट्स के बाद कितने में हो जाएगा 7 PM में। देन यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 7 PM रहा होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा गया एट व्हाट टाइम विल ही रीच द डेस्टिनेशन, किस समय पे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पे हमको टाइम देख के बताना है कितना बच रहा होगा। तो टाइम यहाँ पे बताने के लिए हमको ये यहाँ पे डिस्टेंस का ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगा वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5:40 है तो उतना ही यहाँ पे टाइम हम ऐड कर देंगे तो उनको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट। क्या बोल रहा है, ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आपको लॉजिकली करेक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, अभी मैं आपको क्या दिया है द करेक्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द लेटर ई इन द सेंटेंस इज, ठीक है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें ई जो है, ई जो अल्फाबेट है वो कितनी बार आ रहा है, पहले तो आपको ये काउंट करना है। तो देखो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है, आप पहले इसमें ई काउंट कर लो कितना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको काउंट करो 11 12 एंड 13, कितना हो गए 13 हो गए 13 हो गए। कह रहा है करेक्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द लेटर ई इन द सेंटेंसेस, कह रहा है कि इसमें ई लेटर कितनी बार काउंट हो रहा है। तो हमने काउंट किया 13 आया, तो हमको यहाँ पे फटाक से 13 लिख देना चाहिए। मान लो ऐसे मैंने लिख दिया 13, है ना, ये लिख दिया मैं 13, ठीक है 13, और तुरंत हमने देखा 13 ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है और हमने सोचा कर दिया, ऐसे सही कर दिया और हो जाएगा गलत आंसर हम लोग का, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है पहले ऊपर भी तो पढ़ लो कि नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली करेक्ट भी होना चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे 13 लिख दिया तो देखो ध्यान से 13 में भी कितने ई आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक ये, तो अब कितने ई हो गए, यहाँ पे तो 13 ई थे लेकिन इन दोनों के ई मिलाने के बाद कितने हो गए 15 हो गए, कितने हो गए 15 हो गए। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो पूरा, क्या बोल रहा है The correct count of the number of the occurrences of the letter E in this sentence is 13। क्या इस पूरे सेंटेंस में 13 E है? नहीं सर, यहाँ पे 15 हो जा रहे हैं, इसलिए जब मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 15, देखो FIFTEE, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक स्टेटमेंट है उसमें कितने ई आ रहे हैं 15 ई आ रहे हैं। यहाँ पे 15 लिखने के बाद 15 ही आ रहे हैं और ये स्टेटमेंट अब लॉजिकली करेक्ट भी है। देखो द करेक्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द लेटर ई इन द होल सेंटेंस इज 15 नॉट 13, ठीक है 13 नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा 15 होगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर है। देखो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना। क्वेश्चन का कह रहा है a certain number of apples, ठीक है, कुछ एप्पल्स है जिनकी संख्या अभी हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं उसको x मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल क्या हो जाएंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हमने क्या मान लिया, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स मान लिया x एप्पल्स थे, ठीक है ना। टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स थे, x एप्पल्स थे, ठीक है। a certain number of apples आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया, ठीक है ना, लोगों के बीच में क्या गया, बांटा गया। अब यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया क्वेश्चन में कितने लोग हैं, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये डिक्टेट नहीं किया गया है कि कितने लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या मान लेंगे कि y नंबर ऑफ पीपल्स हैं या y नंबर ऑफ पर्सन है एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बेटा, y पर्सन है, ठीक है ना। बढ़ रहा हूँ, the certain number of apples are distributed, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोगों के बीच में, ठीक है ना। x एप्पल्स को y लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया विदाउट कटिंग। ये बहुत ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया होगा वो कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है ना। ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए एप्टीट्यूड के बन पाते हैं। यहाँ पे बोल दिया विदाउट कटिंग, इसका एकदम लास्ट में यूज आएगा, देखना इसका लास्ट में यूज करूंगा मैं कि
without cutting in such a way that A gets 1/4 of the total. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको एप्पल्स को, x एप्पल्स को y लोगों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है in such a way that A gets 1/4 of the total. अभी जो y पर्सन्स हैं इनमें से एक आदमी है जो कि A है, इन y पर्सन्स में से एक आदमी है जो कि A है, उसका मान लो नाम A से अमन है, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, तो A को क्या मिल रहा है, A gets 1/4 of the total, 1/4 of the total मतलब 1/4 of the total apples, ठीक है ना, तो A के पास पूरे एप्पल्स का यानी x एप्पल्स का 1/4 पार्ट है, यानी x/4 एप्पल्स कौन ले जा रहा है, x/4 एप्पल्स कौन ले जा रहा है, A अकेले ले जा रहा है, ठीक है ना। अब कितने आदमी बचे, पूरे y थे, A उसमें से हटा दो तो y माइनस a आदमी हमारे पास बचे, y माइनस a पर्सन अभी हमारे पास लेफ्ट है। तो अगर पूरे एप्पल्स x थे और उनमें से x/4 a ले गया तो y माइनस a पर्सन के पास कितने एप्पल बचे बताओ, पूरे एप्पल x में से अगर हम ये वाला एप्पल माइनस कर दें, ये संख्या का एप्पल माइनस कर दो कितना आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 3x/4 एप्पल्स बचे रहेंगे, ठीक है ना। अगर पूरे एप्पल्स x थे जिसमें से कि और पूरे पर्सन y थे हमारे पास, तो y में से एक पर्सन a था तो उसने पूरे एप्पल का 1/4 पार्ट खुद रख लिया, ठीक है ना। तो जितने बचे हुए आदमी थे वो कम थे, y माइनस a पर्सन अभी बचे हुए हैं, तो एप्पल कितने बचे हुए हैं, पूरा एप्पल x में से अगर इतने एप्पल माइनस कर दे, x/4 एप्पल माइनस कर दे तो 3x/4 बचे हुए एप्पल हैं जो कि y माइनस a आदमियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ठीक है ना। अब A gets 1/4 of the total and each of the remaining people, the remaining people है that will be y minus a, y minus a are the remaining people, y minus a are the remaining people कह दो आप लोग, remaining people, ठीक है ना। And the remaining people gets an equal number, जो y minus a लोग बचे हुए हैं, मान लो y minus a 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बचे हुए लोग हैं इन सबको बराबर बराबर भाग में एप्पल मिले, मतलब एक आदमी को अगर 10 एप्पल मिल रहा है तो दूसरे आदमी को 10 एप्पल मिले, तीसरे आदमी को क्या मिले, 10 ही एप्पल मिले। तो अभी तो नहीं बोला कितने एप्पल मिल रहे हैं यहाँ पे इन लोग को, तो हम मान लेते हैं ये जो रिमेनिंग पीपल्स हैं इनमें ईच पर्सन को कितने मिल रहे हैं, के एप्पल्स मिल रहे हैं, कितने एप्पल मिल रहे हैं, के एप्पल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। ईच पर्सन का मतलब हर एक आदमी को, तो बताओ अगर एक आदमी को, अगर वन पर्सन को कितने एप्पल्स मिल रहे हैं, के एप्पल्स मिल रहे हैं, कितने एप्पल्स मिल रहे हैं, के एप्पल्स मिल रहे हैं, तो बताओ y माइनस a पीपल को, y माइनस a पर्सन को कितने एप्पल्स मिलेंगे, एक आदमी को इतने एप्पल, दूसरे आदमी को k इंटू कितना y माइनस a एप्पल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर, एप्पल्स मिलेंगे। अब मेरे बच्चे बात बताओ, यहाँ पे ये जो एप्पल्स आए हुए हैं आपके पास, ठीक है ना, देखो टोटल हमारे पास x एप्पल्स थे, जिनमें से x/4 कौन ले गया, a ले गया, बचे हुए एप्पल्स जो है वो कितने हैं, 3x/4 एप्पल्स हैं, इनको ही हमको 3x/4 एप्पल्स को ही हमको इन बचे हुए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो हर एक आदमी अगर 3 एप्पल्स पा रहा है तो इतने आदमी इतने एप्पल पा गए, इतने आदमी क्या पा गए, इतने एप्पल पा गए, क्या ये एप्पल इस एप्पल के बराबर नहीं हो गया, हाँ सर बराबर हो गया, क्योंकि इन लोगों के बीच में इतने एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने थे और इतने लोगों को इतना एप्पल मिला, तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर ही तो हुए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सर k इंटू y माइनस a इज इक्वल्स टू 3x/4, बोल दिया हमने, सर आपने कह दिया सर ये तो बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, सर देखो, if a gets thrice each of the others, ठीक है ना, कह रहा है if a gets thrice each of the others, a को कितना मिल रहा है, बाकियों को जितना मिल रहा है उसका कितना, तो बाकियों को कितना मिल रहा था, k एप्पल्स मिल रहे थे, तो k का 3 गुना a को मिल रहा है, यानी a के पास कितने हैं, 3 टाइम्स ऑफ k एप्पल्स हैं, a के पास कितने हैं, 3 टाइम्स ऑफ k एप्पल्स हैं, 3 टाइम्स ऑफ k एप्पल्स हैं। तो 3k एप्पल्स इस x/4 एप्पल्स के बराबर नहीं है, अरे a को कितना मिला, टोटल एप्पल का x/4 मिला, और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि a को 3 टाइम्स मिलेगा जितना बाकी को मिल रहा है, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं है सर, हाँ सर ये भी बराबर हो गई, यानी हम बोल सकते हैं 3k बराबर कितना x/4, हाँ सर ये भी हो गया x/4 के। तो सर हमारे पास देखो एक इक्वेशन ये मिला था, एक इक्वेशन ये मिला था, ठीक है।
क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालो, यहाँ से k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू क्या आएगी, इस 3 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो दैट विल कम आउट टू बी 3/12, अरे 4 into 3 दैट विल कम आउट टू बी x/12, ठीक है ना। ये जो k की वैल्यू x/12 आई है, उठा करके कहाँ रख दो, उठा करके यहाँ पे पुट ऑन कर दो। यहाँ पे जैसे ही पुट ऑन करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x/12 into y minus a बराबर 3x/4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x से x कट जाएगा पहली बात तो, ठीक है ना, और यहाँ से ये 4 3 12, ठीक है ना, 3 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, दैट विल बी y minus a बराबर 9, कितना आ गया, y minus a बराबर 9, यानी जो रिमेनिंग पीपल है, ठीक है ना, रिमेनिंग पीपल था, मैंने बोल सकता हूँ रिमेनिंग पीपल कितने हैं, 9% ही हैं, बचे हुए आदमी कितने हैं, 9% ही। देखो यहाँ से हमारे पास 9% आ गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर हर एक आदमी को कितने एप्पल्स मिले, के एप्पल्स मिले, के एप्पल्स को हम लोग x/12 एप्पल्स के बराबर कर रहे हैं, यानी हर एक आदमी को x/12 एप्पल्स मिले, यानी हर एक आदमी को कितने मिले, x/12 एप्पल्स मिले कि नहीं मिले, हाँ सर सही बात है, x/12 एप्पल्स मिले। क्वेश्चन में कह रहा है that which of the following could not be a possible number of apples, कि इन सभी ऑप्शंस में से एप्पल के पॉसिबल नंबर कौन से नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, कितनी कौन सी संख्या एप्पल की एक्चुअल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो देखो हर एक आदमी को x/12 एप्पल्स मिलने ही मिलने हैं, x की वैल्यू एक बार 12 रख के देखो, 12 रखा, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया, इंटीजर। 24 रख के देखो, 24/12 आ गया, कितना आया, 2, दैट विल बी आल्सो एन इंटीजर। 36 रख के देखो, 36/12 दैट विल बी 3 व्हिच इज आल्सो एन इंटीजर। लेकिन जैसे आप लोग 16 रखोगे, क्या रखोगे, 16 रखोगे, तो 16/12 दैट विल कम आउट टू बी अ डेसिमल नंबर और अ फ्रैक्शनल नंबर। और ये क्या है, x/12 एप्पल्स हैं, क्या एप्पल्स कभी फ्रैक्शनल हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब एप्पल को क्या कर दिया गया हो, काट दिया गया हो, लेकिन तब नहीं हो सकते हैं जब बोला गया हो विदाउट कटिंग। तो मैंने बोला था ना कि विदाउट कटिंग ध्यान याद रखना, आखिरी में यूज आएगा, तो देखो आखिरी में इसका यूज आया क्योंकि इसी से आप लोग ऑप्शन पकड़ सकते हो कि ये एप्पल्स हमारे पास है, हर एक आदमी में जो रिमेनिंग पीपल हैं सभी को एक एक सॉरी के एप्पल मिले थे, ठीक है ना, के एप्पल्स मिले थे। और उनके एप्पल्स में क्या है, पूरे एप्पल्स का 1/12 पार्ट है, क्या है, 1/12 पार्ट है। तो x/12 एप्पल्स हम लोग को प्रत्येक आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, y - a पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये जो एप्पल्स की संख्या है, क्या एप्पल्स की संख्या इंटीजर के अलावा डेसिमल हो सकती है, नहीं हो सकती सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि विदाउट कटिंग बोल दिया है ना। तो अगर यहाँ पे 12 रखोगे तो 12/12 दैट विल कम आउट टू बी 1 एप्पल, ठीक है ना, पूरा एप्पल है 1 एप्पल। 24 रखोगे 24/12 दैट विल बी 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स है, कटे नहीं है। 36/12 दैट विल बी 3 एप्पल्स, कटे नहीं है। लेकिन 16/12 विल बी अ फ्रैक्शनल दैट विल बी 1 point something and 1 point something apples, that means the apples are to be कटेड, ठीक है ना। तो विदाउट कटिंग बोल दिया तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 16 आंसर होगा। यहाँ पे 12, 24, 36 नहीं हो सकते हैं, यहाँ से आंसर निकल सकता है x/12 से, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ 3 party meet parties A, B and C send 5 representatives each। एक मीटिंग हो रही थी जिसमें 3 पार्टीज हैं, ठीक है, 3 पार्टीज हैं, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। तीनों ही पार्टीज ने अपने अपने 5-5 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। पार्टी ए से 5 लोग आए, पार्टी बी से 5 लोग आए, पार्टी सी से भी 5 लोग आए। तो देखो मैंने यहाँ पे बना लेता हूँ, पार्टी ए से 5 लोग हैं, तो मान लो 1 2 और 2 आते हैं, 1 2 3 4 5, ये पार्टी ए के लोग हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये पार्टी बी के लोग हैं, ठीक है ना। इसे बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये पार्टी सी के लोग हैं, ठीक है ना। 5 यहाँ थे, 5 यहाँ थे, 5 यहाँ थे, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आ गए। एवरीवन ग्रीटेड एवरीवन एल्स। देखो एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपको लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है ना, पूरी तरीके से वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कह क्या रहा है। देखो एवरीवन ग्रीटेड एवरीवन एल्स, ठीक है ना, सभी ने सभी को ग्रीट किया, सभी ने सभी को ग्रीट किया मतलब मान लो हाथ मिलाया, नमस्ते बोला, कुछ भी करो, ग्रीट किया, ठीक है ना। तो एवरीवन ग्रीटेड एवरीवन एल्स,
जो वहाँ पे मौजूद है, जितने लोग भी वहाँ पे मौजूद है, उन सब ने एक दूसरे को क्या किया, ग्रीट किया, लेकिन एक्सेप्ट बोला है नन ऑफ पार्टी ए ग्रीटेड एनी ऑफ पार्टी सी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि पार्टी ए के कोई भी सदस्य पार्टी सी के किसी भी सदस्य से ग्रीटिंग नहीं किए, ना ही पार्टी सी के किसी सदस्य ने पार्टी ए के किसी सदस्य से ग्रीट किया, हाथ मिलाया। मान लो पार्टी ए के किसी भी सदस्य ने पार्टी सी के किसी भी सदस्य से हाथ नहीं मिलाया, पार्टी सी के किसी भी सदस्य ने पार्टी ए के किसी सदस्य से हाथ नहीं मिलाया, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। लेकिन एवरीवन ग्रीटेड एवरीवन एल्स पहले बोल दिया, दैट मींस ए वाले ने बी से किया और बी वाले ने ए से किया, बी वाले ने सी से किया और सी वाले ने बी से ग्रीट किया, ठीक है ना। अब कह रहा है द नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स वाज, कितने लोगों से ग्रीटिंग, मतलब नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स आपसे टोटली पूछा हुआ है यहाँ पे, तो देखो होगा क्या। ए ने मान लो इस बी वाले के पहले रिप्रेजेंटेटिव से, ए के पहले रिप्रेजेंटेटिव ने बी के पहले रिप्रेजेंटेटिव से हाथ मिलाया तो एक ग्रीटिंग हुआ। अब इसी ने इससे भी हाथ मिलाया तो दो ग्रीटिंग हुआ। कितना हुआ? दो ग्रीटिंग हुआ कि नहीं हुआ? अब इसने इससे हाथ मिलाया, तीसरा ग्रीटिंग, और इसने वापस इससे हाथ मिलाया तो चौथा ग्रीटिंग, यानी दो ग्रीटिंग यहाँ पे भी हो गए। अब सिमिलरली इसने इससे हाथ मिलाया और इसने वापस से हाथ मिलाया तो कितने ग्रीटिंग? दो ग्रीटिंग यहाँ पे हुए। इसने इससे हाथ मिलाया और इसने वापस से हाथ मिलाया तो कितने ग्रीटिंग? दो ग्रीटिंग यहाँ पे हुए। इसने इससे मिला और इसने इससे मिला तो वापस दो ग्रीटिंग यहाँ पे आ गए। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ग्रीटिंग तो हमारे पास यहाँ से आएंगे, ठीक है ना। कितनी ग्रीटिंग्स आई? 10 ग्रीटिंग्स आ गई। अब ये 10 ग्रीटिंग्स हुई। अब जब ये इससे मिलाएगा बेटा हाथ, पहले वाले इसके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ने इसके पहले रिप्रेजेंटेटिव से क्या हाथ मिलाया और इसने वापस हैंडशेक बैक किया तो यहाँ पे कितने आ गए? दो ग्रीटिंग आ गए। अब ये अगेन इससे करेगा और ये वापस से करेगा तो दो ग्रीटिंग यहाँ पे आ गए। ये इससे करेगा और ये वापस से करेगा तो दो ग्रीटिंग यहाँ पे आ गए। ये इससे करेगा और ये वापस से करेगा, दो ग्रीटिंग यहाँ पे आ गए। ये इससे करेगा और ये वापस से करेगा तो कितने आ गए? दो ग्रीटिंग यहाँ पे भी आ गए। नहीं 2 2 4 देखो 2 6 2 8 2 10 10 ग्रीटिंग यहाँ पे भी आए, 10 यहाँ पे भी आए तो 10 यहाँ पे भी आए, 10 यहाँ पे भी आएंगे, 10 यहाँ पे भी आएंगे, 10 यहाँ पे भी आएंगे। तो कितने हो गए टोटल? 10 10 10 10 10 यानी 50। कितने हो गए? 50 ग्रीटिंग्स हो गए। कितने ग्रीटिंग्स हो गए? 50 ग्रीटिंग्स यहाँ पे आए। किसके किसके बीच में? 50 ग्रीटिंग्स किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में आए। ये किसके बीच में आया? ए एंड बी के बीच में ग्रीटिंग्स आए, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये सी वाला इसके वाले एक रिप्रेजेंटेटिव से करता और ये वापस से बैक करता तो दो ग्रीटिंग होते। ये इससे करता और ये वापस से करता तो फिर दो ग्रीटिंग होते। ये इससे करता और ये वापस से करता तो फिर दो ग्रीटिंग होते। ये इससे करता और ये फिर इससे करता दो ग्रीटिंग होते और ये इससे करता और ये इससे करता फिर दो ग्रीटिंग होते। तो यहाँ पे 10 आए, 10 इसके लिए आएंगे, 10 इसके लिए आएंगे, 10 इसके लिए आएंगे, 10 इसके लिए आएंगे, यानी टोटल 50 ग्रीटिंग इन दोनों के लिए बी और सी के लिए भी मिल जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 50 ग्रीटिंग्स यहाँ पे भी आ जाएंगी, ठीक है ना। 50 ग्रीटिंग्स आ जाएगी, किसके लिए आएगी? बी और सी के मेंबर्स के लिए आएगी, बी एंड सी के मेंबर्स के लिए आएगी। मतलब बी और सी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक दूसरे को ग्रीट किया तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कितनी बार आई? 50 बार ग्रीटिंग्स आई। अब सी और ए तो आपस में ग्रीटिंग कर ही नहीं रहे, यहाँ पे बोल दिया गया नन ऑफ पार्टी ए ग्रीटेड एनी ऑफ पार्टी सी। ए और सी का काउंट नहीं करना है कि ए ने सी के साथ किया और सी ने ए के साथ किया, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब तो ऐसे तो सर 50 और 50 कितने हो गए? 100 हो गए, 100 ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से बोला एवरीवन ग्रीटेड एवरीवन एल्स, हर आदमी ने हर एक आदमी को ग्रीट किया। तो सर जरा सोच देखिए, इस आदमी ने इससे भी तो ग्रीट किया होगा, किया होगा कि नहीं, और उसने वापस से ग्रीट किया होगा। हाँ सर, तो दो ग्रीटिंग यहाँ पे हुई। अब इसी आदमी ने इससे भी तो ग्रीट किया होगा और इसने वापस से ग्रीट किया होगा, तो यहाँ पे 2 2 4। अब इसने वापस इससे किया होगा, इसने वापस से किया होगा 2 6, इसने वापस इससे किया होगा सर, इसने वापस से किया होगा 2 8, इसने वापस सर और आ गया 1 2 3 4 5 हो गया, यानी 8 हुआ। 2 2 4 2 6 2 8 हुआ। अब देखो ये इसके साथ भी तो ग्रीट किया होगा सर और वापस ये इसके साथ ग्रीट किया होगा तो 2 यहाँ पे आया, ठीक है ना। अब देखो 10 हुआ। अब यहाँ से ये सर इसके साथ भी तो किया होगा, ये वापस इसके साथ किया होगा, 2 यहाँ पे आ गया 12। ये सर इसके साथ किया होगा और ये इसके साथ किया होगा सर ग्रीट, यहाँ पे कितना आ गया? 2 यहाँ पे भी आ गए, तो 12 और 2 14 हो गए बेटा। अब ये इसके साथ ग्रीट किया होगा, ये वापस इसके साथ ग्रीट किया होगा 16 हो गया बेटा। अब ये इसके साथ किया होगा, ये इसके साथ किया होगा 18 हो गया बेटा। और फाइनली ये इसके साथ किया होगा, ये इसके साथ किया होगा 20 हो गया। यानी इन सब ने आपस में कितनी बार किया होगा? 20 ग्रीटिंग्स आपस में इन्होंने की होंगी,
20 ग्रीटिंग्स क्या की होंगी, 20 ग्रीटिंग्स इन्होंने आपस में की होंगी, 20 ग्रीटिंग्स इन्होंने क्या की होंगी, ए ने इटसेल्फ खुद में ही आपस में ही ग्रीटिंग की होंगी, तो पांचों लोग थे, ठीक है ना। सिमिलरली सी वाले में भी जो 5 लोग थे ये आपस में कितने ग्रीटिंग्स करेंगे, 20 ग्रीटिंग्स ये लोग भी आपस में करेंगे। सिमिलरली बी वाले भी आपस में कितने ग्रीटिंग्स करेंगे, 20 ग्रीटिंग्स करेंगे, मानना कि नहीं। तो 20 20 40 और ये 20 60, तो 60 ग्रीटिंग्स यहाँ पे और आ जाएंगी, 60 ग्रीटिंग्स यहाँ पे और आ जाएंगी जो इटसेल्फ में हुई होंगी। तो 50 + 50 + 60 दैट विल बी 160 ग्रीटिंग्स। यानी टोटल ग्रीटिंग्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं टोटल ग्रीटिंग्स की बात करूं तो कितनी आ जाएंगी, 160 ग्रीटिंग्स आ जाएंगी। दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट्स हमारे पास दिए हुए हैं और इन सबको 4 डिजिट नंबर जनरेट करना है। तो देखो 4 डिजिट नंबर हमको जनरेट करना है, तो हम सीधा सीधा पहले बॉक्स बना लेंगे ताकि हमको आसानी हो चीज़ों को समझने में, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 डिजिट नंबर मान लो ये होगा 1 2 3 4, ऐसा कोई नंबर है हमारे पास 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स के लिए 4 बॉक्स बना लिए, ठीक है ना। एक बॉक्स में मान लो ये आ गया, दूसरे बॉक्स में ये आ गया, तीसरे बॉक्स में ये आ गया। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। 4 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाता है। अब जो 4 डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, इन पांचों नंबरों में से कोई भी नंबर हो सकते हैं सच दैट नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। बोल रहा है कि कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 1 2 3 दिया हो, देखो एक कितनी बार आ गया, एक से ज्यादा बार आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या ऐसे दिया हो 1 2 2 2, यहाँ पे 2 क्या है, 3 बार आ गया, एक बार से ज्यादा आ गया, तो ये सभी नंबर्स अलाउड नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस इन व्हिच वन इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2। वन इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2। मान लो 2 कहीं पे भी ले लो, 2 कहीं पे ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है ना। इसको मान लिया यहाँ पे 2 है, तो 2 के लेफ्ट में ही 1 होगा। 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2। मान लो अगर हम 2 यहाँ पे लेते, तब अगर बॉक्स हम ऐसा बनाते, ये बॉक्स हमारे पास 2 यहाँ पे लेते, तो सर ये 1 यहाँ पे भी हो सकता था, ये 1 यहाँ पे भी हो सकता था, कहीं पे भी हम लोग ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हम मान के चलते 2 मिनट लिए कि हमने 2 यहाँ पे लिया है और 1 यहाँ पे उसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। उस साइड हम वही ले सकते थे, वो भी ले सकते थे, ठीक है ना। 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2 व्हिच इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 3। अभी जो 2 है वो लेफ्ट ऑफ 3 है, ये 3 है तो 3 के लेफ्ट में ही होगा 2। अब एग्जैक्ट लेफ्ट में होगा ये नहीं बोल रहा है, समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 3, समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 3, 3 के लेफ्ट में होगा। मान लो 3 हम यहाँ पे लेते हैं, तो 2 यहाँ पे भी हो सकता है, 2 यहाँ पे भी हो सकता है, 2 यहाँ पे हो सकता है, मतलब एक जगह होगा। जैसे अगर 2 मान लो पहले यहाँ पे होगा, यहाँ पे बन रहा होगा, या यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है ना। ये ऐसी कंडीशन हो सकती थी, या हो सकता है 2 यहाँ पे हो, ठीक है, 1 यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आ सकती हैं, तो हमको इन्हीं कंडीशंस को डिस्कस करना है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखो हम मान के चलते हैं, देखो हम मान के चलते हैं कि 3 हमारा भी यहाँ पे है, 3 अभी हमारा पास यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 3 यहाँ पे रिजिड हो गया, अगर हमारे पास 3 यहाँ पे रिजिड हो गया, तो 2 इसके बगल में ही होगा, लेफ्ट में ही होगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में होगा, तो 2 यहाँ पे है, और 1 2 के लेफ्ट साइड में होगा, यानी 1 यहाँ पे होगा, यानी एक नंबर हमारे पास बन जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो सकता है 4 भी हो सकता है सर, और यहाँ पे क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है सर, यहाँ पे क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है, क्योंकि हमको 1 2 3 4 5 इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बनाना है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 नंबर तो यहाँ से आ गया 1 2 3 4 और 1 2 3 5 आ गए, ठीक है सर। अब बोल रहा है हो सकता है सर कि 3 हमारे पास कहाँ हो, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर, 3 कहाँ हो, यहाँ पर हो, ठीक है ना। 3 हमको निकाली यहाँ पे, ठीक है, 3 हमने एक्सट्रीम पोजीशन लिया यहाँ पे, तो सर 2 कहाँ पे होगा, तो 2 सर हम मान लेते यहाँ पे है, और 2 के समवेयर कहीं पे 1 यहाँ पे भी हो सकता था, कहीं एक पोजीशन हमारे पास क्या बनती 4 1 2 3 बनती, ठीक है ना। 4 यहाँ पे हो सकता सर, और हो सकता है 4 मतलब 4 यहाँ पे रहता, और यहाँ पे 5 भी आ सकता था, तो हमारे पास एक नंबर क्या बनता 5 1 2 और ये 3 बनता, बता देखिए बनता 2 नंबर हमारे पास और आ गए। अगर यही 2 यहाँ पे ना रह के, ये 2 यहाँ ना रह के यहाँ पे रहता, और यहाँ पे क्या रहता 1 रहता, तब क्या हो जाता सर, तो 4 यहाँ पे आता और 5 हो जाता यहाँ पे आ सकता था,
यानी हमारे पास एक नंबर बनता 1 2 4 3 1 2 5 3, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी सर। अच्छा अब क्या कह रहा है सर, मान लीजिए सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ये 2 यहीं पे रहे और 4 और 5 यहाँ पे आ सकते थे सर, पॉसिबल तो ये भी है। यानी हम बोल सकते थे 1 4 2 3 1 5 2 3। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज में आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है सर दैट नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा अपीयर नहीं हुआ है। और क्या बोल रहा है 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2, 1 हमेशा क्या होना चाहिए लेफ्ट में होना चाहिए 2 के। देखो 1 हमेशा 2 के लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में। देखो 1 हमेशा 2 के लेफ्ट साइड में ही है। और 2 जो है 2 विच इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 3, और 2 हमेशा 3 के लेफ्ट में होगा। किसी भी कंडीशन देख लो 3 का हमेशा लेफ्ट में ही है कि नहीं है। तो ऐसी कितनी कंडीशन हमारे पास बनी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कंडीशन हमारे पास बनी। 8 ऑप्शन ये रहा। ये पूछा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी जनरेटेड। सो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट 8 4 डिजिट नंबर कैन बी जनरेटेड विद द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन। तो आंसर विल बी ए। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है द लेटर्स इन द वर्ड जोकर रिप्रेजेंट द नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है ना, जो जोकर है मान लो हमने जोकर ऐसे लिखा JOKER, ठीक है ना, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन बोला है बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना, उसका J की वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 5 हो, इसकी वैल्यू 4 हो, इसकी वैल्यू 3 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, ये भी संभव है। ठीक है ना, यानी ऑर्डर में तो नहीं होगा। अब कैसा होगा ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है ना, वो इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है हमारे पास, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जोकर। ठीक है, JOKER। ठीक है ना, जोकर लिख लिया हमने। अब देखो J इज एन ऑड नंबर, ये जो J होगा वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं सर, ऑड नंबर होते हैं 1 होते हैं 3 होते हैं और 5 होते हैं। 1 हो सकता है 3 हो सकता है तो 5 हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा। मैं यहाँ पर कॉमन ना लगा के ऐसे स्लैश लगा दे रहा हूँ, इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है ना, O इज नीदर 4 नॉर 5, O ना ही 4 होगा ना ही 5 होगा। क्या हो सकता है सर, क्या हो सकता है सर, अगर 4 और 5 नहीं होगा तो ये 1 हो सकता है सर, ये हो सकता है 3 हो सकता है सर, और ये क्या हो सकता है 2 हो सकता है सर, ये तीनों में से कुछ हो सकता है सर। K is 1, K is 1, ये फिक्स हो गया। ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया कि ये 1 ही होगा। E is either 4 और 5, E क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। R is none of 2 3 4, R की वैल्यू ना ही 2 होगी ना ही 3 होगी ना ही 4 होगी। तो क्या हो सकती है सर, ये हो सकती है 1 हो सकती है, ये तो हो सकती है 5 हो सकती है। अब क्योंकि 1 यहाँ पे फिक्स हो चुका है तो ये 1 भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगा। यानी यहाँ से 5 की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। यानी 1 और 5 तुम्हारे फिक्स हो चुके हैं K और R की वैल्यू के टर्म्स में। अगर R की वैल्यू 5 फिक्स हो गई, 5 यहाँ से भी कट जाएगा, यानी E की वैल्यू क्या हो गई, 4 फिक्स हो गई। E की वैल्यू भी 4 फिक्स हो गई। अब देखो यहाँ पर क्योंकि 1 यहाँ पे फिक्स है तो 1 यहाँ से भी कट जाएगा, 1 यहाँ से भी कट जाएगा। 5 यहाँ पे फिक्स है तो 5 यहाँ से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसके पास क्या बचा, 3 ही बचा। यानी अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 फिक्स हो गया और यहाँ से 3 कट जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फिक्स हो जाएगा। पूछा कह रहा व्हाट इज J, तो J इज 3, J इज 3 आ रहा है हमारे पास। J की वैल्यू क्या है, 3 आ रही है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऐसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी बता देना है। ठीक है, आप लोग सब लोग इसको कर लोगे। The third smallest 3-digit odd number using the digits 1 to 9 is, बताओ smallest 3-digit number क्या होता है, smallest 3-digit number क्या होता है, सब लोग बता दोगे, 100 होता है। अब बताओ smallest 3-digit odd number क्या होता है, 111 बता दोगे आप, अरे 101 बता दोगे, 101, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मैं पूछ लूँ 1 to 9 ही हमको डिजिट यूज करना है, मतलब 1 to 9 में 0 तो इंक्लूडेड नहीं होगा और यहाँ क्या हो जा रहा है, 0 इंक्लूड हो जा रहा है। तो देखो हम बोलेंगे फर्स्ट
स्मॉलेस्ट 3-digit odd number using digits 1 to 9 will be क्या? देखो 1 से लेकर 9 तक हमको डिजिट्स यूज करने हैं और 3 डिजिट ऑड नंबर लिखना है, तो 3 डिजिट ऑड नंबर क्या रहेगा? 1 1 1 हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। अब सेकंड बताओ, सेकंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग डिजिट 1 to 9 क्या हो जाएगा? 1 1 3। बताओ थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग 1 to 9 इज 1 1 5। तो यही तो पूछ रहा है, द थर्ड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग डिजिट 1 to 9 इज क्या हो जाएगा? 1 1 5 तो हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कह रहा है within a steel frame of a window of 2 meter width and 3 meter height, steel rods are to be fixed parallel to its height at a uniform interval of 10 centimeter. What is the minimum total length of steel rod required? इसका मतलब within a steel frame, यहाँ पे आपको बनाना है कि स्टील फ्रेम, ठीक है? मान लेते हैं हमारे पास ये स्टील का क्या है? फ्रेम। क्या है? स्टील का एक फ्रेम है, ऐसा कोई फ्रेम है, यहाँ पर स्टील का फ्रेम है, स्टील का फ्रेम ही बनाना है, स्टील का फ्रेम ये स्टील का मेरे पास फ्रेम है और विंडो ऑफ 2 मीटर विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2 मीटर है, 2 मीटर विड्थ एंड 3 मीटर हाइट, और 3 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है? 2 मीटर का मतलब क्या होता है? 200 सेंटीमीटर और 3 मीटर का मतलब क्या होता है? 300 सेंटीमीटर। अब स्टील रॉड्स आर टू बी फिक्स्ड पैरेलल टू इट्स हाइट। जो हमारे पास हाइट है बेटा, ये विड्थ था और क्या है? हाइट है। क्या है हमारे पास? हाइट है h। ये जो हाइट है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल मतलब ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है ना? स्टील रॉड्स आर टू बी फिक्स्ड पैरेलल टू इट्स हाइट, उसके पैरेलल कर रहे हैं हम लोग, फिक्स कर रहे हैं स्टील रॉड्स को। ये सभी क्या है? स्टील रॉड्स हैं। क्या है? स्टील रॉड्स हैं हमारे पास। अब मैं लिख रहा हूँ क्या है? स्टील रॉड्स हैं, स्टील रॉड्स, ठीक है ना? अब ये स्टील रॉड्स को क्या कर रहा है? इसके हाइट के पैरेलली फिक्स करते चले जा रहे हैं। तो अगर ये बेटा इसका हाइट 300 सेंटीमीटर का है, तो एक स्टील रॉड का, जो एक स्टील रॉड है, इस स्टील रॉड की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 300 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितने की? एक स्टील रॉड की लेंथ इतनी होगी, ठीक है ना? और यहाँ पे कितने स्टील रॉड हमको पहले ये पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टील रॉड्स आर टू बी फिक्स्ड पैरेलल टू इट्स हाइट एट अ यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सिमेट 10 सेंटीमीटर ये है, एक 10 सेंटीमीटर यहाँ पे भी कितना? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10-10 सेंटीमीटर की गैपिंग पे हम स्टील रॉड को क्या कर रहे हैं? इंस्टॉल करते जा रहे हैं पैरेलली टू इट्स हाइट, ठीक है? अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टील रॉड्स ऐसे हो सकते हैं? तो आप लोग से मैं बहुत लोग देखोगे, कहोगे सर ये 200 सेंटीमीटर का ये पूरा लेंथ है, सर ये पूरा कितना है? 200 सेंटीमीटर का है, सर ये पूरा 200 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और हर में कितने का गैपिंग है? 10-10 सेंटीमीटर का गैपिंग है कि नहीं है सर? 10 सेंटीमीटर का गैपिंग हर जगह पे है। तो सर कुछ नहीं, 200 सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे? 200 सेंटीमीटर को हम लोग इस 10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो 20 है ये स्टील रॉड्स के नंबर नहीं है, ये जो 20 आया है ये इस स्पेसिंग के नंबर हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ स्पेसिंग है। क्या है ये? नंबर ऑफ स्पेसिंग है। क्या है? नंबर ऑफ स्पेसिंग। यहाँ पे कितने ये स्पेसेस है? मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही स्पेसेस को काउंट कर रहा है। कितने हैं? 20 है। जैसे मान लो हमारे पास ये है एक लेंथ, और यहाँ पे हमने एक स्टील रॉड लगाया, यहाँ पे एक स्टील रॉड लगाया। स्पेसिंग कितनी है? 1 2 और ये 3 स्पेसिंग है। लेकिन स्टील रॉड कितने लगे? 1 और 2 ही तो स्टील रॉड लगे बेटा। यानी जितनी स्पेसिंग होगी उससे एक कम स्टील रॉड्स लगेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया 1 2 3 4 लगा दिया हमने स्टील रॉड्स, लेकिन स्पेसिंग कितने बने? 1 2 3 4 और ये 5 इंटरवल्स की स्पेसिंग बनी। यानी इंटरवल की स्पेसिंग -1 करोगे तो नंबर ऑफ स्टील रॉड्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना? अब देखो, यानी यहाँ पे 20 क्या हो गए? नंबर ऑफ स्पेसिंग हो गई। यानी हमारे पास 19 स्टील रॉड्स रही होंगी। एक इसमें माइनस कर दो, एक इसमें से क्या कर दो?
माइनस कर दो तो टोटल कितनी रॉड्स होंगी? 19 स्टील रॉड्स लगी होंगी। अब एक स्टील रॉड की लेंथ कितनी है? 300 सेंटीमीटर है बेटा। तो 19 स्टील रॉड्स की लेंथ क्या रही होगी? 19 इंटू 300 सेंटीमीटर, दैट विल कम आउट टू बी 19 से 5700 सेंटीमीटर आएगी। देखो किसमें, अच्छा मीटर में कन्वर्ट किया है, 57 मीटर, 5700 मीटर, 5700 सेंटीमीटर का मतलब 57 मीटर, दैट विल बी 57 मीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसमें आप लोग लैंग्वेज में फंस जाओगे तो ये क्वेश्चन गया ही गया है, ठीक है ना, कहीं से सही नहीं होने वाला। कह रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द सरफेस। पहली बात तो इस पे ध्यान दो, डिस्टेंस किसके थ्रू? ऑन द सरफेस, सरफेस के थ्रू डिस्टेंस पूछा हुआ है बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर्स। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हो, अपोजिट कॉर्नर्स में भी बताता हूँ कैसे। ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड 1 यूनिट लेंथ इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है हमारे पास एक क्यूब है, कह रहा है क्यूब है, ठीक है। क्यूब पहले हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यूब हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब इस क्यूब में देखो हमारे पास ये एक कॉर्नर है, ठीक है ना, और ये एक कॉर्नर है, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि ये दोनों अपोजिट कॉर्नर हैं तो क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि ये एक फेस है, क्या है? एक फेस है, एक स्क्वायर फेस है। इस स्क्वायर फेस में आप दो अपोजिट कॉर्नर्स ले रहे हो, लेकिन अगर आप एक कॉर्नर ये वाला ले लो और दूसरा कॉर्नर कौन सा ले लो? ये वाला कॉर्नर ले लो, तो ये अब क्या है? पूरा एक क्यूब है। तो अब ये क्यूब के अपोजिट कॉर्नर्स हुए, ये दोनों क्या थे? स्क्वायर फेस के अपोजिट कॉर्नर्स थे, और ये दोनों आपस में क्या है? एक क्यूब के अपोजिट कॉर्नर्स हैं। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या बोल रहा है, अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। तो इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लेना है आपको, इन दोनों अपोजिट टर्मिनल पॉइंट्स को लेना है, ठीक है ना, अपोजिट वर्टिसेस को लेना है। आप ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स भी ले सकते थे, आप ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स भी ले सकते थे, लेकिन ध्यान रहे कि जस्ट सामने वाला वर्टेक्स होना चाहिए, वो भी क्यूब का, स्क्वायर फेस का नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको जरा इरेज कर दूं, इरेज करके वापस से अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। देखो तो बड़ा डायग्राम बनाएंगे अपन, कैसा बनाएंगे देखो ऐसा, ताकि इसलिए क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक क्यूब है, अब हमने इसके दो अपोजिट कॉर्नर्स पकड़ लिए, ये कॉर्नर पकड़ लिया और ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है ना। यहाँ पे दो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होता है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, स्पेस में, ठीक है ना। लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस में है? स्पेस में है। यहाँ पे बीच में क्या है? स्पेस है ना क्यूब के। लेकिन क्या बोला इसमें? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द सरफेस बोला कि आपको स्पेस के थ्रू यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, आपको सरफेस के थ्रू जाना है। सरफेस के थ्रू जाना मतलब इस वाले फेस में गए फिर इस वाले फेस में आए, ऐसे करके, या तो इस वाले फेस में गए फिर इस वाले फेस में आए, ऐसे करके। तो जब हम लोग सरफेस के थ्रू जाके मान लेते हैं इसी वाले सरफेस से चलते हैं, तो पहले हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट तक आना पड़ेगा। सर यहीं तक क्यों आया? यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ पे आते और फिर यहाँ से क्या करते थे यहाँ तक जाते ट्रैवल करके। लेकिन सर यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ जाने में डिस्टेंस ज़्यादा लगती, क्या लगती? डिस्टेंस ज़्यादा लगती है। हमने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी निकलेगा जब यहाँ से हम लोग इसके मिड पॉइंट तक आएंगे और इस मिड पॉइंट से यहाँ तक आएंगे। हम मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। तो थ्रू द सरफेस हमने ट्रेवल किया पहली बात तो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमने ट्रेवल किया, तो यही होगा हमारे पास पाथ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द सरफेस का, वो भी अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब के लिए। अब इस क्यूब की साइड्स कितनी दी हुई है? 1 यूनिट लेंथ दी हुई है, यानी इसकी हर एक साइड कितने कितने लेंथ की होगी? 1 सेंटीमीटर मान लो या 1 मीटर मान लो, ठीक है ना। लेकिन 1 ही होगा इसका हर एक साइड, इसका हर एक साइड क्या होगा? 1 मीटर का ही होगा। ये क्या हो जाएगा? ये अगर हाफ ऑफ ये मिड पॉइंट अगर बी, ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर? ये 1 है, ये 1/2 है, और आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा? AP क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। और इस हाइपोटेनस का लेंथ कैसे निकलेगा? इस वाले का लेंथ कैसे निकलेगा बताओ? अरे पाइथागोरस लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1/2
2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर, आराम से हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? क्या जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 यहाँ पे जाएगा 4 + 1 5/4 का रूट, दैट विल कम आउट टू बी √5/2। कितना देगा? √5/2 आ जाएगा। हाँ सर, √5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5/2। ये वाली लेंथ सर कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ भी तो बताओ मुझे सर। तो देखो ध्यान से, इसके लिए यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, इधर होगा 90 डिग्री, यहाँ पे होगा। और सॉरी 90 डिग्री आपको यहाँ पे होगा। 90 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये एक स्क्वायर फेस है बेटा, नीचे वाला फेस में क्या है? एक स्क्वायर फेस है, और स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री होता है। तो हमारे एजेस होती है वो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? ये अगेन हाइपोटेन्यूज है, ये अगेन क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब इसका हर एक साइड क्यूब कितना दिया होगा? 1 सेंटीमीटर का दिया होगा या 1 यूनिट का दिया होगा। तो ये 1 और ये 1/2। अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कितना देगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 5/4 ये भी आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी √5/2 आएगा। कितना आएगा? √5/2। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस टोटल मिला के हमारा शॉर्टर डिस्टेंस आ रहा है, यानी शॉर्टर डिस्टेंस हमारे पास AB के लिए आएगा AP प्लस PB, और AP डिस्टेंस हमारे पास क्या है? √5/2 है, √5/2 है, और PB के लिए कितना है? √5/2 है। दोनों को जोड़ के आंसर कितना आएगा? √5 यूनिट आएगा, √5 यूनिट। और √5 को लिखो 2.24 या 2.25 कह लो या 2.239 कह लो, ठीक है ना। जब अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आएगा 2.24 ही आएगा, इतना यूनिट, ठीक है ना। आंसर आपको मिल जाएगा 2.24, ठीक है ना, √5। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। ये देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आराम से आप लोग इसको आंसर करें। कह रहा है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर अ स्टूडेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस में, ठीक है ना। देखो सीक्वेंस कैसा बन रहा है, तो आप पहले एग्जाम देते हो, रिजल्ट आपका प्रिपरेशन करते हो, पहले जॉब लगती है। तो पहले प्रिपरेशन क्या है? क्या कहता है? पहले प्रिपरेशन किया जाएगा, ठीक है ना। पहले किसी चीज को प्रिपेयर करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद क्या होगा? आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? आपका रिजल्ट आएगा, एग्जाम के बाद ही रिजल्ट आता है। और रिजल्ट कैसा रहेगा इस पर डिसाइड होता है कि आपका जॉब रहेगा, ठीक है ना। देन ज्वाइनिंग अ जॉब, ज्वाइनिंग अ जॉब, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। प्रिपरेशन को आप लोग पहले सी लिख लो, फिर ये क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन ए हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट विल बी बी एंड इट विल कम आउट टू बी डी। तो ऑर्डर क्या होगा? CABD, CABD। देखो किसमें CABD पहले में ही है, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है at what uniform speed must Ramesh travel the remaining distance to reach Durgapur from Kolkata, ठीक है ना। रमेश को करना है दुर्गापुर रीच करना है, कहाँ से? कोलकाता से। तो हम लोग मान लेते हैं कोलकाता हमारे पास कहाँ है? यहाँ पे है, हमारे पास क्या है? कोलकाता, ठीक है ना। और इस कोलकाता से उसको कहाँ पे पहुँचना है बेटा? उसको पहुँचना है यहाँ दुर्गापुर, ठीक है ना। हमारे पास क्या है? दुर्गापुर। At what uniform speed must Ramesh travel the remaining distance to reach Durgapur from Kolkata with an average speed of 70 km/h? देखो यहाँ पे वर्ड्स को समझने में बहुत आप लोग मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी बनाता ही है एप्टीट्यूड में। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 km/h होता है यहाँ पे, मतलब क्या है कि होल जर्नी में कोलकाता से लेकर दुर्गापुर तक हम मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए है, हमारे पास पॉइंट बी है। तो इस पूरी जर्नी, होल जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी? 70 km/h थी। एवरेज स्पीड जो उसकी पूरी जर्नी में थी वो कितनी थी? 70 km/h थी। हम मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस कितना था? हम मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस कितना था बेटा? तो पूरा डिस्टेंस कितना था? हम मान लेते हैं x किलोमीटर था। कितना था? x किलोमीटर था। तो क्या पूरा एवरेज स्पीड आपको पता है 70 km/h? क्या आपको पूरा डिस्टेंस पता है x km/h? तो क्या पूरे जर्नी के लिए टाइम बता दोगे क्या? टाइम आप बता दोगे क्या? टाइम ए बी आप बता दोगे क्या? टाइम ए बी क्या हो जाएगा बताओ? स्पीड इक्वल्स क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड को नीचे ले दिया, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर है और स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी द टाइम, कितना आवर, कितना आवर। तो टाइम ए भी हमको मालूम चल गया कितना x/70 आवर लग रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है given that he has already traveled halfway at a speed 60 किलोमीटर पर आवर, उसने आधा डिस्टेंस हाफ वे ट्रैवल कर लिया है, मतलब वो पॉइंट मान लेते टी तक पहुंच गया है ट्रैवल करते करते विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ से लेकर के टी तक उसने कितने की स्पीड से ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रैवल किया ए से लेकर पी तक में, ठीक है ना। और ये क्या है, हाफ वे है, given that he has already traveled halfway, halfway का मतलब आधा रास्ता, आधा रास्ता मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रास्ता होगा, डिस्टेंस होगा वो x/2 किलोमीटर होगा क्या, हाँ सर x/2 किलोमीटर होगा। ये भी डिस्टेंस अब x/2 हो जाएगा क्या, हाँ सर ये भी आधा डिस्टेंस हो जाएगा, x/2 किलोमीटर हो जाएगा, x/2 किलोमीटर हो जाएगा। तो सर AP के लिए, फॉर AP अगर हम बात करें, अगर हम टाइम पूछे बेटा, टाइम फॉर AP, तो क्या आप लोग टाइम फॉर AP बता दोगे। स्पीड सॉरी डिस्टेंस, AP डिस्टेंस कितना है x/2 है, x/2 है, स्पीड कितनी है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इतना आवर इसका क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या किया मैंने, टाइम AP निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, AP डिस्टेंस कितना है x/2 किलोमीटर है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं टाइम फॉर P टू B, टाइम फॉर PB, तो क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है सर, ये x/2 है, x/2 ही तो डिस्टेंस है सर, और स्पीड कितनी है, यहाँ पे सर स्पीड हमको नहीं पता और यही हमको पता करना भी है। एट व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड मस्ट रमेश ट्रैवल, कितनी स्पीड से रमेश को ट्रैवल करना चाहिए, द रिमेनिंग डिस्टेंस, द रिमेनिंग डिस्टेंस का मतलब P तक तो वो पहुंच ही चुका था ट्रैवल करके, अब P से लेके B तक उसको ट्रैवल करना है, यही हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस है और इसी में पूछ रहा है कितने स्पीड से वो ट्रैवल करे। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा। मान लेते हैं ये P से लेकर के B तक यानी रिमेनिंग डिस्टेंस को 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो हमारे पास जो टाइम होगा PB के लिए वो डिस्टेंस x/2 अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इतना आवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ होल जर्नी A से लेकर B तक में जितना समय लगा होगा वो एक्चुअली में क्या रहा होगा, A से P तक जो समय लगा और P से B तक जो समय लगा उसका सम ही तो रहा होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ टाइम PB सॉरी टाइम AB जैसे तो टाइम AP प्लस टाइम PB, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा वो और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा वो, कितने के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसके बराबर होगा, टाइम AB के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। टाइम AB कितना है, टाइम AB कितना है वो है सर x/2 अपॉन में 60 और टाइम PB कितना है सर वो है x/2 अपॉन में y और यहाँ पे टाइम AB कितना है सर वो है x/70, वो क्या है x/70 है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो a अपॉन b डिवाइडेड बाय c, दैट विल बी a अपॉन में b इनटू c, है ना, ये हो जाएगा प्लस कितना x अपॉन में 2y हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x/70 आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 अपॉन में 120 प्लस 1 अपॉन में 2y कॉमन लो, x/2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1/60 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1/y बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा x/70 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा सर, इस x से ये x कट जाएगा और इस 2 से ये 70 कटेगा 35 बार में, तो यहाँ पे 35 बार में कटेगा। तो देखो मैं इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ 1/60 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/35। सॉल्व करो उसको, तो क्या आता है, सॉल्व करो तो इसमें जाएगा 1/60 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा 60 प्लस 5 और यहाँ पे आएगा 1/30 उधर भेजो, 60 प्लस 5 बराबर यहाँ पे 35 कर लो, 35 बराबर 60 बाई आएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो 6 बाई 30 और 18 और 3 कर दो
60 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको रख दो 2100 बराबर में माइनस कर दूंगा, बट 10 का 5 बचेगा और 5 में से बचेगा 2 बचेगा। दैट मीन्स y बराबर में 2100 अपॉन में 25, दैट विल कम आउट टू बी कितनी बार जाएगा, 25 4 100 और 8 बार में जाएगा, दैट विल बी 200 and 100, दैट विल बी 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर इन ऑप्शन, यस 84 किलोमीटर इन द ऑप्शंस। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 84 किलोमीटर पर आवर आ गई, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेसिकली हुआ क्या, मैंने दोनों टाइम, इसका टाइम निकाल दिया, इसका टाइम निकाल दिया, दोनों को इस होल जर्नी के टाइम को बराबर कर दिया। उससे हमारे पास वो दो वेरिएबल बने थे, x और y वेरिएबल था, जिसकी वजह से यहाँ पे x क्या था, कैंसिल आउट हो जा रहा था और y अकेला बच रहा था, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबली निकल पाई। ये दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वेट करने पे कट जा रहा था, इसलिए y की वेरिएबल की वैल्यू आ गई 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट ए वॉक्स 5 किलोमीटर अलोंग द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। अच्छा देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो काम क्या करो, अर्थ इमेजिन क्या करो, अर्थ तो सब लोगों को पता होगा, अर्थ ऐसा होता है ना, ये अर्थ बोला, इसकी एक्सिस होती है, ये एक्सिस होती है सर, ये वाला पोल कौन होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, और नीचे वाला पोल कौन होता है, साउथ पोल होता है। और सर इधर से अगर हम ये इक्वेटर माने तो इधर होता है हमारे पास ईस्ट और इधर हमारे पास होता है वेस्ट। अगर इस तरीके से आता है तो कभी नहीं मिलोगे, ठीक है ना। यानी अगर हमको 4 डायरेक्शन हमको लेने हैं, हम कौन कौन से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो नॉर्थ, मैं जनरली ऐसा मानता हूँ, उसको हमेशा ऐसे लिख लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और ये वेस्ट, है ना। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि अर्थ ऐसे रोटेट करता है, क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है। यहाँ पे जो ईस्ट है वो पहले सन के ऊपर कांटेक्ट में आएगा, मतलब सन पहले यहाँ पे आएगा, फिर सन जब घूम के जाएगा तो सन की रेडिएशन यहाँ पे आएंगी, फिर सन की रेडिएशन यहाँ पे आएंगी, फिर यहाँ पे आएंगी, पीछे जाती रहेगी। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ से ईस्ट से उठ जाएगी, पहले रेडिएशन कहाँ पे आ रही है, सन की यहाँ पे आ रही है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्शन जनरली ऐसे प्रेफर करता हूँ लिखना। अब ये हुआ फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है ओरिजिन वाला, ठीक है ना। तो ए वॉक्स 5 किलोमीटर अलोंग द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन में ए वॉक करता है कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हम मान लेते हैं ये बना गया कितना, 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना। ए कौन गया है, ए गया, ठीक है ना। एंड बी वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहीं से बी कितने किलोमीटर गया यहाँ तक, 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर बी गया, ठीक है ना, 4 किलोमीटर आ गया। A then walks 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। बताओ ए यहाँ पे है, उसके लिए वेस्ट कहाँ होगा, पीछे साइड होगा, तो यहाँ से 4 किलोमीटर कहाँ आया, पीछे आया। अब ये इसको क्रॉस भी कर सकता था और इससे रुक भी सकता था, डिपेंडिंग अपॉन ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा उसके अकॉर्डिंग ये रुक सकता था। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, A then walks 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट इन सच अ वे दैट शी रीचेस एग्जैक्टली नॉर्थ, शी रीचेस एग्जैक्टली नॉर्थ, नॉर्थ को एग्जैक्टली रीच कर गया ये, ठीक है ना, ए ने, ठीक है ना। यहाँ पे ए आ गया और इसने 4 किलोमीटर ट्रैवल भी कर दिया, ठीक है। ऑफर स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफर स्टार्टिंग पॉइंट के नॉर्थ को रीच कर गया है। अगर मान लो ये एंगल कम होता, ये एंगल कम होता ना, तो ये 4 किलोमीटर ऑब्वियसली इसको क्रॉस कर जाता, और अगर ये एंगल ज्यादा होता ऑब्वियसली 4 किलोमीटर से पहले आ जाता। इसलिए यहाँ पे इसने डिक्टेट कर दिया है कि सच दैट कि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे नॉर्थ पर ही जाके रुक जाए, ठीक है ना। बी टर्न्स टुवर्ड राइट, अभी जो बी है यहाँ पे खड़ा है, इधर से इधर आया, तो ऑब्वियसली इसका राइट किस साइड होगा, इसका राइट किस साइड होगा। बी टर्न्स टुवर्ड राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ चला जाएगा, कितना जाएगा, 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। नाउ बी इज एट, अब बी कहाँ पे है, ये बी यहाँ पे आता है, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा सर। अब 4 5 तो ये 3 किलोमीटर, कैसे सर, 3। आपको भी हमेशा मैथ्स के स्टूडेंट हमेशा ये चीज़ याद रखते हैं कि सर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अगर यह हाइपोटेन्यूज 5 है और ये 4 दिया हो तो ये 3 ही होगा। अगर हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, ये 4 दिया, ये 3 दिया, तो ये 5 ही होगा। अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इसमें हमको ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ तो ये 5 ही होगा, या ये 5 दिया और ये 3 दिया हो तो ये 4 ही होगा।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ये सबसे बेसिक पाइथागोरस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि पाइथागोरस थ्योरम 3 4 5, जिसमें हाइपोटेन्यूज का होगा 5 होगा और बाकी दोनों साइड का होंगे 3 और 4 होंगे। अरे स्क्वायर करके देख लो बेटा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, इसका होगा 25 होगा, 9 + 16 क्या आएगा 25 ही तो आएगा। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो तो कर रहा है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा पाइथागोरस का लॉ यहाँ पे, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल था, राइट ट्रायंगल था हमारे पास, ये राइट ट्रायंगल था, ऐसे हमारे पास 90 डिग्री था, यहाँ पे ये ए है, ये ओ है और ये क्या है, इसको भी यही मान लो, ठीक है ना, ए डैश मान लो इसको। तो जब इसमें पाइथागोरस लगा ये 5 है, ये 4 है, तो कितना आएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 5 का स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, दैट विल कम आउट टू बी अंडर रूट में 9, दैट विल बी 3। आ गया ना 3, तो वही मैं बता रहा था कि कितना रहेगा 3 किलोमीटर रहेगा ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस। अब अगर ये 3 है और ये भी 3 है, ध्यान रखो ये भी 3 है ये भी 3 है, तो दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल हो गए, हो गए कि नहीं हो गए पैरेलल? तो ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर ये 4 किलोमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर ही तो होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? अगर ये 3 है ये भी 3 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, तो ये 4 किलोमीटर ये भी 4 किलोमीटर ही तो होगा। यानी नाउ बी इज एट, बी कहाँ पे है 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, ए से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है पहली बात तो, और ए के वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ से ए से लेके 4 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस। अब 4 किलोमीटर ऑप्शन में कहीं है भी नहीं, 1 किलोमीटर बोल रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का है, कह रहा है अमन 4 प्लेइंग कार्ड्स, 4 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, तुम 4 प्लेइंग कार्ड्स बना लेते हैं, प्लेइंग कार्ड लिया, दूसरा प्लेइंग कार्ड हमारे पास लिया, तीसरा प्लेइंग कार्ड हमारे पास लिया और चौथा प्लेइंग कार्ड हमारे पास लिया, ठीक है 4 प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास हैं। हाउ इट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ स्पेड, अगर हमारे पास मान लो स्पेड यहाँ पे मान लेते 2 मिनट के लिए स्पेड यहाँ पे है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट हर्ट होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे हर्ट स्पेड रखते तो हमारे पास हर्ट कहाँ आता, एकदम जस्ट बगल में आता, इमीडिएट लेफ्ट में आता हर्ट यहाँ पे। स्पेड अगर हम यहाँ रखते तो हर्ट कहाँ आता, यहाँ पे आता। हम मान के चलते स्पेड यहाँ पे और हर्ट उसके इमीडिएट लेफ्ट यानी यहाँ पे है, ठीक है ना, ठीक है। और 9 इज टू द लेफ्ट ऑफ अ जोकर, 9 जो है कि जोकर के क्या है लेफ्ट में है। अगर मैं जोकर यहाँ पे कंसीडर कर लूँ तो 9 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और अगर मैं जोकर कहाँ कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे कंसीडर कर लूँ तो 9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर मैं जोकर इसको कहाँ कंसीडर कर लूँ, यहाँ कर लूँ तो 9 क्या होगा उसके यहाँ पे होगा, बोल रहा है 9 इज द लेफ्ट ऑफ अ जोकर। अब जोकर के लेफ्ट में 9 होगा, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला, क्या बोला लेफ्ट खाली बोला, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला, यानी 9 यहाँ पे हो सकता था, 9 यहाँ पे हो सकता था, 9 यहाँ पे भी हो सकता था। और अगर जोकर यहाँ पे रहता तो 9 यहाँ पे हो सकता था, 9 यहाँ पे भी हो सकता था, यानी जहाँ पे भी रहेगा लेफ्ट में ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अ डायमंड इज टू द राइट ऑफ अ हर्ट, डायमंड कहाँ पे होगा, राइट ऑफ अ हर्ट, हर्ट के राइट में क्या होगा, डायमंड होगा। हर्ट तो यहाँ पे है सर, तो डायमंड जरूर यहाँ पे रहा होगा सर, या तो यहाँ पे रहा होगा सर, या तो यहाँ पे रहा होगा सर, तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। इमीडिएट राइट नहीं बोला है, खाली बोला है राइट ऑफ अ हर्ट। A 7 is a 7 सर देखिए, अच्छा डायमंड यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्पेड है, डायमंड यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्पेड है, डायमंड यहाँ पे हो सकता है, डायमंड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, a 7 is the लेफ्ट मोस्ट कार्ड, जो लेफ्ट मोस्ट कार्ड है मतलब लेफ्ट साइड में सबसे इधर लेफ्ट साइड में जो कार्ड है वो 7 ही होगा, ये तो पक्का हो गया। तो क्या हो गया, पक्का हो गया, ये 7 ही होगा, ये 7 ही होगा, ये तो पक्का हो गया। एंड a club is the right most कार्ड, और यहाँ पे क्लब होगा, क्लब का पत्ता होगा, ये भी फिक्स हो गया। राइट मोस्ट कार्ड का और क्लब का होगा, 7 इज द लेफ्ट मोस्ट कार्ड एंड राइट मोस्ट कार्ड इज क्लब। एंड 8 इज टू द लेफ्ट ऑफ 9, 8 क्या है, 9 में क्या है, लेफ्ट में है, 9 में क्या है, लेफ्ट में 8 है, तो 8 इज टू द लेफ्ट ऑफ 9, 9 के लेफ्ट में। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर क्लब का पत्ता हो गया तो क्या डायमंड हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। डायमंड हमारे पास कहाँ रहा होगा, यही पे रहा होगा कि हमारे पास डायमंड हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास डायमंड फिक्स हो गया, ये भी डायमंड फिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या जोकर क्लब का पत्ता में आ सकता है, हाँ सर आ सकता है। अरे किंग क्वीन और जोकर 1 2 इक्का 2
2 3 4 ऐसे करके ये सभी क्लब में आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी जोकर कैन आल्सो बी अ क्लब, है ना। यानी जोकर यहाँ पे हो सकता है, और अगर जोकर यहाँ पे तो उसके लेफ्ट में क्या होगा 9 रहा होगा, और 9 के जस्ट बगल में क्या रहा होगा 8, एंड 8 इज टू द लेफ्ट ऑफ अ 9, एंड 8 इज टू द लेफ्ट ऑफ अ 9, एंड 8 इज टू द लेफ्ट ऑफ 9, 9 के लेफ्ट में क्या रहा होगा 8 रहा होगा। पूछ कह रहा है देन 9 इज अ, 9 क्या था, 9 इज अ डायमंड, ये है तो ऑप्शन 9 इज अ डायमंड, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। यहाँ पे आपने फिक्स कर देना ये 7 होगा, ये क्लब होगा, तो ऐसा ही फिक्स होगा पहली बात तो। उसके बाद कह रहा है स्प्रेड के जस्ट राइट में, इन लेफ्ट में, स्प्रेड के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा हर्ट होगा, और हर्ट के राइट साइड में डायमंड होगा। ये तो डायमंड है नहीं, डायमंड ये होता है, ये हो सकता है। अब क्योंकि ये क्लब उसका क्लियरली डायमंड होगा नहीं, डायमंड यही होगा खाली। अब कह रहा है 9 जो है कि जोकर के बगल में है, 9 इज टू द लेफ्ट ऑफ जोकर, जोकर के बगल में 9 है, जोकर क्लब भी हो सकता था बेटा, तो जोकर मैंने यहाँ मान लिया, इसके बगल में 9 मान लिया, इसके बगल में क्या मान लिया 8 मान लिया, क्योंकि 7 तो यहाँ पे है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर जोकर मानता तो यहाँ 9 होता, यहाँ पे 8 होगा, तो 8 7 के ऊपर कोलैप्स नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे जोकर था, इसी में 9 के ऊपर क्या है डायमंड ही आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है Becky, Alan, Samantha and Valerie each plays exactly one unique game out of basketball, hockey, soccer and volleyball. But no one plays a game with same initial as her name. देखो ये जो चारों बच्चे के नाम दिए हुए हैं, इन सभी के पास खेलने के लिए 4 यहाँ पे गेम्स हैं और सब लोग एक एक गेम खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जिसके यहाँ पे जैसे बेटी का नाम बी से चालू हो रहा है तो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, एलन का नाम एच से चालू हो रहा है तो वो हॉकी नहीं खेलेगी, समैंथा का नाम ऐसे चालू हो रहा है तो वो सॉकर नहीं खेलेगी, वेलवे का नाम बी से चालू हो रहा है तो वो वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, ठीक है ना। लेकिन बेटी बाकी 3 गेम खेल सकता है, हेलन हॉकी को छोड़ के बाकी 3 खेल सकती है, समैंथा सॉकर को छोड़ के बाकी 3 खेल सकती है, ठीक है ना। इन द सेम वे इफ Valerie plays basketball and Helen does not play soccer, then हम पहले तो नाम से बना लेते 4 बॉक्स, 4 बॉक्स नाम करना है तो क्लैरिटी रहेगा। पहला नाम है बेटी का, क्या नाम है बेटी, दूसरा नाम हमारे पास है हेलन, फिर क्या है समैंथा, फिर क्या है अब क्या है ये Valerie plays बास्केटबॉल, ठीक है ना। Valerie क्या प्ले कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, ये फिक्स हो गया, Valerie बास्केटबॉल खेलेगा, ये फिक्स हो चुका है। एंड हेलन डज नॉट प्ले सॉकर, हेलन सॉकर नहीं खेल सकती, हेलन सॉकर नहीं खेल सकती, और हेलन हॉकी भी नहीं खेल सकती, हेलन हॉकी भी नहीं खेल सकती, और हेलन बास्केटबॉल भी नहीं खेल सकती क्योंकि Valerie बास्केटबॉल ऑलरेडी खेल रहा है, तो बचा क्या वॉलीबॉल ही बचा, यानी हेलन क्या खेलेगी वॉलीबॉल खेलेगी, तो वॉलीबॉल हेलन के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है समैंथा बचे और बेटी बचे, तो समैंथा एस वाला गेम नहीं खेल सकता, यानी सॉकर नहीं खेल सकता समैंथा, ठीक है ना। उसके बाद वॉलीबॉल यहाँ फिक्स हो गया, बास्केटबॉल यहाँ फिक्स हो गया, बचा क्या हॉकी, दैट मींस ये हॉकी खेलेगी, और ये क्या खेलेगा बेटी क्या खेलेगा बताओ, बेटी क्या खेलेगा बचा सॉकर, क्योंकि हॉकी ये खेल रहा है, बास्केटबॉल ये खेल रहा है और वॉलीबॉल ये खेल रहा है, तो बचा क्या सॉकर, तो कौन खेलेगा बेटी खेलेगा, तो देखो बेटी प्लेज सॉकर, ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हेलन प्लेज बास्केटबॉल नहीं, हेलन वॉलीबॉल खेल रहा है, समैंथा प्लेज वॉलीबॉल नहीं, समैंथा हॉकी खेल रही है, Valerie प्लेज हॉकी, Valerie बास्केटबॉल खेल रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल, एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है जिसकी हर एक साइड हम मान लेते हैं a सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर की होता है a सेंटीमीटर की हर साइड है, तो हर साइड आपस में इक्वल इस फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल के अलोंग हम क्या करते हैं इसको फोल्ड कर दें, और फोल्ड कर दे डायगोनल के अलोंग कर दे, इसी मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल,
जिसकी ये साइड पे होगी, जिसकी ये साइड पे होगी, तो ऑब्वियसली इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होगी। ठीक है ना, और ये हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस की लेंथ क्या हो जाएगी बताओ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट में 2a स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 2a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a रूट 2 हुआ, ये पूरा लेंथ क्या आएगा, a रूट 2 आएगा, कितना आएगा, a रूट 2 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो a रूट 2 का आधा क्या हो जाएगा, a रूट 2 बाई 2, a रूट 2 बाई 2, और a रूट 2 बाई 2 क्या होता है, 2 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, और एक रूट 2 से एक रूट 2 बचेगा, तो a बाई रूट 2 बचेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूँ, a बाई रूट 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, a बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना क्लियर है। तो स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल के अलावा मैंने फोल्ड कर दिया, तो फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन गया, एंड देन हाइपोटेन्यूज आर फोल्डेड सक्सेसिवली। और अब जो इसका हाइपोटेन्यूज आया है, इसको हम लोग फोल्ड कर रहे हैं सक्सेसिवली 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इसको फोल्ड करना है। तो देखो, एक बार पहले इस हाइपोटेन्यूज के अलावा इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो हाइपोटेन्यूज के अलावा इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, तो ये क्या लगेगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कितना लगेगा, हो जाएगा सर। ये था a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 था, और ये a था साइड, और ये वाला साइड कैसे लिखेगा सर, अरे पाइथागोरस सेकंड लगा दूंगा, a स्क्वायर माइनस a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी यहाँ पर है 2 माइनस 1 a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी a बाई ये कितना रहेगा, a बाई रूट 2 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, a बाई रूट 2 ही आएगी, a बाई रूट 2 आएगी। अगेन ये दो साइड आपस में क्या होगा, बराबर हो गए, तो ये अगेन एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब कह रहा है इसी को 2 बार फोल्ड करना, तो पहली बार फोल्ड किया ना हमने, अब इसको दोबारा फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा फोल्ड करेंगे यहाँ से, इसके हाइपोटेन्यूज के अलोंग, हाइपोटेन्यूज के अलोंग हमको फोल्डिंग करनी है। जब यहाँ पे इसको फोल्डिंग कर देंगे बेटा, तो कैसा होगा, इसको फोल्ड करके कैसे करना, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ बेटा, ये तो 90 डिग्री बना, ये पूरा a था, ये पूरा क्या था, a था, अब ये मिड पॉइंट में टूटेगा, ये a बाई 2 ये हो जाएगा, कितना लगा, a बाई 2 ये हो जाएगा, और ये क्या था, a बाई रूट 2 था, a बाई रूट 2 ये था। तो सर इसका ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ क्या आएगी, आ जाएगा अंडर रूट में a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 4 का रूट, दैट विल कम आउट टू a स्क्वायर, ऐसे मिलेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट, दैट विल कम आउट टू a स्क्वायर बाई 4 का रूट, दैट विल बी a बाई 2 आएगा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, ये लेंथ हो जाएगी a बाई 2 हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी a बाई 2, तो वो a बाई 2 ये और a बाई 2 ये दोनों के आपस में क्या होगा, बराबर हो गए, और 90 डिग्री है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है। अब हमने इसको 2 सक्सेसिवली टाइम्स क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, सक्सेसिवली 2 टाइम्स टू फॉर्म आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। If the length of each equal side, if the length of each equal side, यही है equal sides, a by 2 और a by 2 देखो ध्यान से, यही है, ये a by 2 ये है और a by 2 यही है, ठीक है ना, और ये कहता है a by 2, तो यही ना दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इन दोनों का लेंथ कह रहा है, the length of each equal side is 10 सेंटीमीटर, यानी ये किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है, दोनों क्या है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। आफ्टर द थर्ड फोल्डिंग, ये सेकंड फोल्डिंग है, थर्ड फोल्डिंग था, what was the initial area of the sheet, initial area of sheet मतलब इसका एरिया पूछा हुआ है, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, initial area of sheet मतलब a स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी सर, a is equals to 10 into 2, that will come out to 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 20 रख दो बेटा, 20 का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, 20 का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है ना, हो गया नहीं हो गया। तो देखो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि बेटा हमको 15 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 15 अटेम्प्ट करने रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -0.5 मिलता है, ठीक है ना।
तो 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, जो कि 15 ही अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो 15 टू 30 आप पार्ट ए पूरा कर लोगे, 30 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे अगर आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए पार्ट ए से तो, ठीक है ना। तो जो बाकी बचे 5 क्वेश्चन है जिनको आपको लीव करना रहता है एग्जाम्स में, उसके भी सोल्यूशंस मेरे पास हैं, तो बोलोगे तो मैं इसके बाद वो भी करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल गए 15 इनिशियली, मैंने उनको पहले ही करा दिया इनिशियली, ठीक है ना। अगर आप लोगों को बोलो तो मैं 20 को 20 करा दूँ, लेकिन इतने से 15 क्वेश्चन करने से आपको पूरे मार्क्स पार्ट ए के 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहे 15 क्वेश्चन।